वोकैब नहीं लंदा। नाल वॉइस चेक कर दे जा क्लियर है। हाँ जी, लिखो इंग्लिश क्लास 1। आवाज नहीं आनी चाहिए अब। हाँ जी देखें, आपको पहले ही बताया गया था या पिछले कल कि इंग्लिश जो है वो 2 पोर्शन में डिवाइड है। बात करेंगे जी सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में, फुल सिलेबस क्या क्या रहेगा एग्जाम में आपका। पहला पोर्शन आपको बताया था जी ग्रामर का, और दूसरा जो आपको बताया था वो कौन सा बताया था, वोकैबुलरी का। अब ग्रामर और वोकैबुलरी देखो, हर एक एग्जाम में दोनों आपके टाइप होते हैं इंग्लिश के, ग्रामर भी आता है और साथ में वोकैब भी आती है। अब जो वोकैब है उसमें आप उसे आगे 4 सब टाइप में या 4 सब टॉपिक में डिवाइड करो। सबसे पहला टॉपिक आप लिखें सिनोनिम्स। सिनोनिम मीन्स सिमिलर, हिंदी में बोलते हैं भाई समानार्थी शब्द, एक जैसे, जो सिमिलर मीनिंग बताएंगे। दूसरा आपका एंटोनिम्स, एंटी, एंटी मीन्स आपके ऑपोजिट वर्ड्स। तीसरा लिखें आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ भाई आपका एकार्थी अनेकार्थी। अगला है आपका ईडियम फ्रेज, ईडियम फ्रेज, मुहावरे लोकोक्तियां जिनको बोला जाता है आपका। इसके बाद है जी पांचवा आपका क्या, स्पेल चेक। यहां से पक्का कम से कम एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 3 पक्का कंफर्म है, ये होगा ही होगा। लास्ट रीअरेंज, जिसे पैरा जंबल भी बोला जाता है या शफलिंग ऑफ सेंटेंस भी बोला जाएगा, रीअरेंज ऑफ सेंटेंसेस। ये इंग्लिश का आपका एक पोर्शन हुआ भाई, जिसमें आपके 6 सब टॉपिक आए, जिसमें से अगर बात करें सबसे अगर इन 6 में सबसे इजी और सबसे टफ की बात करें तो देखो, वैसे जो ये वोकैब का सेक्शन है ये वही बच्चा पूरा करेगा जो अप टू डेट है। अप टू डेट मींस जिसकी वोकैब या जिसकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन या जो डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन पढ़ता है, उसके लिए ये ठीक होगा ये सेक्शन, वोकैब का सेक्शन। लेकिन मैक्सिमम टाइम होता क्या है भाई, जो भी आप एग्जाम दो उसमें जो वोकैब का सेशन होता है वो बहुत रेयर होता है कि पूरा हो जाए। कि अगर आपके 7 नंबर का वोकैब सेक्शन है तो बड़ा रेयर चांस होगा कि 7 में से 7 आप लेंगे, बड़ा रेयर चांस। क्योंकि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज,
ये 4 पोर्शन ऐसे हैं, ये वही बच्चा पूरा करेगा जो अप टू डेट है, जिसकी वोकैब ठीक है। क्लियर है? इसके बाद आपके जो वोकैब में स्कोरिंग होगा वो होगा आपका स्पेल चेक और रीअरेंज। रीअरेंज आपका चलता है भाई ग्रामर से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कहां आप यूज करेंगे, कहां आप उसे रिमूव करेंगे, किस एक पार्ट ऑफ स्पीच के बाद कौन सा स्पीच आएगा दूसरा, यह आएगा आपका ग्रामेटिकल पोर्शन से रीअरेंज का। अब इन चारों में से देखो भाई, किसी भी एग्जाम की अगर बात कर लें, स्टेट, सेंटर, हाई लेवल, लो लेवल, कोई भी लेवल की बात कर लो इंग्लिश के लिए, उसमें वोकैब सेक्शन पक्का होगा, और ज्यादा नहीं तो 25% जो है वो वोकैब सेक्शन, 25 से ज्यादा नहीं होगा, 25 से कम हो सकता है। कि अगर मान लो आपको 20 क्वेश्चन एक सेक्शन के आ रहे हैं तो उसमें 5 क्वेश्चन जो हैं वो वोकैब के होंगे। अब इन 6 में से कोई भी हो सकता है। रीअरेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी किसी एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। स्पेल चेक हर एक एग्जाम में आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड हर एक एग्जाम में आएंगे। इडियम फ्रेज और रीअरेंज पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। रीअरेंज का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया भाई, बाकी 5 का ट्रेंड जो है वो अभी भी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है 5वें। दूसरा पोर्शन था जी आपका ग्रामर, और ग्रामर में सबसे पहला सेंटेंस, सेंटेंस के का बाद क्या बनेगा भाई आपका, देन, फिर नरेशन। सबसे इजी टॉपिक है भाई आपके ग्रामर के, सबसे इजी टॉपिक आपके सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, सबसे इजी। क्यों है सबसे इजी? क्योंकि रूल्स हैं इसके, जिसने रूल्स याद कर लिए वो क्लियर कर गया इसको। और 2 या 3 नंबर का यही पोर्शन आता है आपका, 2-3 नंबर का ये हो गया, 25% वो हो गए। इसके बाद आपका आएगा जी आगे प्रेपोजिशन, फिलअप में आती है प्रेपोजिशन, आसान है ये भी। इसके बाद आपके आर्टिकल, देन मॉडल्स, कंजंक्शन, इसी के साथ इंटरजेक्शन भी होते हैं आपके। और अगला पोर्शन है जी आपका सबसे इंपॉर्टेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंपॉर्टेंट आपके पास क्या भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? आपके नाउन, संज्ञा, सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन, क्रिया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन अगर जोड़ना इसी के साथ तो जोड़ सकते हो, नहीं तो रहने दो। अब इसी के साथ अगर आप आगे देखें तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप साथ में जोड़ लो, क्या? एरर्स, स्पॉट द एरर। अब जो ये स्पॉट द एरर है आपका, ये सारा इसी पे बेस्ड है, किस पे? पार्ट ऑफ स्पीच पे। जिसका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्लियर होगा, उसी का आपका एरर क्लियर होगा, क्योंकि इसी के रूल से, जो आपको मैंने अभी बोला, पार्ट ऑफ स्पीच के जो रूल हैं, इन्हीं रूल से आगे आपके रूल निकलेंगे, जो कि आपको क्या बताएंगे? एरर बताएंगे कि किस एक पोर्शन में एरर है। वो क्लियर है? क्लियर है? और कोई चीज जो इसमें छूट रही हो? कोई चीज इसमें जो छूट रही हो भाई? पैराग्राफ का ट्रेंड है नहीं, पैराग्राफ नहीं पूछेगा वो आपसे। तो ये है भाई आपका, अगर थॉरली देखा जाए तो इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपका पोर्शन है, ये वाला, ये 75%।
और बाकी पोर्शन जो है वो आपका 25%। अब इसमें भी अगर बात करें तो ये जो आपका पोर्शन है 3 से 4 क्वेश्चंस, प्रेपोजिशन 2, आर्टिकल 1, मॉडल 1 या 2, कंजंक्शन 1 या 2, पार्ट ऑफ स्पीच 4 से 5, एरर 1 या 2। ये अभी आपका किसी भी एग्जाम के लिए ये सारा सिलेबस आपके इंग्लिश का, ठीक है, ग्रेजुएशन से नीचे लेवल का। अगर ग्रेजुएशन से ऊपर लेवल का जाना है तो इसमें जो एरर की मात्रा है, जो एरर हैं ये आपके बढ़ जाएंगे। एरर जो है वो आपके 3 से 4 हो जाएंगे और पार्ट ऑफ स्पीच आपके 2 नंबर पीछे आ जाएंगे, 2 या 3। मींस खेल जो है वो आपके 2-3 क्वेश्चंस का ही है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम का। अब आज हम लोग भाई बात करेंगे सबसे पहले किसकी, सेंटेंस की। सबसे पहले जो बात होगी वो सेंटेंस की होगी कि सेंटेंस फॉर्मेशन होती कैसे है। यह सेंटेंस करने से पहले आप लोग ये बताएं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं, कितने लेटर होते हैं, 26। अब ये भी भाई कितने तरीके के होते हैं आपके, 2 तरीके के। एक आपके वॉबल और दूसरे आपके जैसे हिंदी में आपका स्वर व्यंजन होता है भाई। अब वॉबल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, 5 वॉबल और कितने कॉन्सोनेंट रह गए भाई, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके वॉबल है, बाकी सारे गए आपके कॉन्सोनेंट। इन वॉबल्स की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो होगी वो कहां पे आएगी, आपके आर्टिकल्स में। और सबसे इजी टॉपिक है, अगर एक भी क्वेश्चन वहां से फंस गया तो फ्री के नंबर है वो। वॉबल, ए ई आई ओ यू। अब आगे जो बाकी आपके बच गए 21, वो क्या है, आपके कॉन्सोनेंट है। क्या है वो, आपके कॉन्सोनेंट। अब कोई भी वर्ड है भाई, कोई भी क्या है आपका वर्ड, या वर्ड समझने से पहले भाई 3 चीजें समझो। एक वर्ड आपका सब्जेक्ट, दूसरा वर्ड होता है भाई क्या आपका, और सबसे तीसरा लास्ट में क्या आएगा आपका, हिंदी में बोला जाता है कर्ता ने कर्म को करण से, बस यही 3। अब सब्जेक्ट जो है उसको साइड में लिख लो डूअर, जो काम करेगा। वर्ब को लिखो आप एक्शन, और ऑब्जेक्ट को लिखोगे आप ऑन विच एक्शन डन, जिस पे एक्शन हुआ वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट। बोलता ना था। अब सब्जेक्ट जो है ये भी भाई 2 तरह का होगा। कितने तरीके का होगा सब्जेक्ट भी, 2 तरीके का। कौन कौन सा, एक और दूसरा। ये चीजें हम लोग भाई पार्ट ऑफ स्पीच में भी करेंगे आगे थॉरली। अभी मैं सिर्फ आपको सेंटेंस का आइडिया दे रहा हूं कि एक सेंटेंस का ड्राफ्ट होता कैसे है,
या सेंटेंस बनता कैसे है। तो सेंटेंस में सिर्फ 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हमेशा ही जो काम करेगा वो कौन करेगा भाई? काम जो करेगा वो कौन करेगा? आपका सब्जेक्ट। ये आएगा सब्जेक्ट बेस्ड ऑन नंबर्स। और नंबर पे जब सब्जेक्ट आपका बेस्ड होगा तो 2 तरह के ही सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक सिंगुलर और दूसरा हिंदी में जिसे बोला जाएगा जी एक वचन और बहुवचन। दूसरी जो आपकी टाइप है सब्जेक्ट की वो आएगी बेस्ड ऑन पर्सन। किस पे बेस्ड करेगी भाई? ये पर्सन पे बेस होगी। और पर्सन के बेस्ड पे जो सब्जेक्ट है वो कितनी तरह का होगा आपका? 3। कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट आपके 2 तरीके का आया। पहला था जो बेस करेगा किसके ऊपर? नंबर के ऊपर। और दूसरा बेस्ड अपॉन पर्सन के ऊपर। जो बेस्ड अपॉन नंबर है वो 2 तरह का है, एक वचन बहुवचन। और जो बेस्ड ऑन पर्सन है वो 3 तरह का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। अब इसे आगे समझने के लिए सिंगुलर कौन से होंगे और प्लूरल कौन से होंगे भाई? ऐसे वर्ड, एक जो इसकी जनरल इमेज बनती है भाई सिंगुलर और प्लूरल की, वो क्या बनती है? ऐसे वर्ड जिनके साथ एस या ईएस ना लगा हो। लेकिन कुछ केस में होता है कि जिन वर्ड के साथ एस ईएस लगता है वो भी सिंगुलर हो सकते हैं, करेंगे वो भी आगे। लेकिन अभी आप सिर्फ जनरल ड्राफ्ट के लिए, एक इमेज के लिए आप इतना ध्यान रखें कि ऐसे वर्ड जिनके साथ एस या ईएस नहीं लगाओ वो आपके सिंगुलर वर्ड होते हैं। अब प्लूरल वर्ड क्या होते हैं भाई? ऐसे वर्ड जिनके साथ एस या ईएस क्या हो? लगा हो। फॉर एग्जाम्पल बताओ भाई। चेयर, चेयर्स, गर्ल, गर्ल्स। ये आपके सिंगुलर और प्लूरल। अब अगला इसमें देखो भाई, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये जो पर्सन है ये भी आपके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एग्जांपल से समझो। 1, 2 और 3, हम 3 बंदे बात कर रहे हैं आपस में। तो सबसे पहले अगर मैं बात स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा भाई? सबसे पहले किसकी बात होगी? खुद की, मतलब मेरी। मैं मीन्स आई, माई, वी, अवर। इसमें भी आपके 2 केस बनते हैं भाई, फर्स्ट पर्सन में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। पहला केस होगा सब्जेक्टिव, दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव। थॉरली करेंगे आगे। तो आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? आई चेंजेस टू मी, माई चेंजेस टू आवर, नहीं होगा। वी चेंजेस टू अस, वी आवर अस, ठीक है। आई चेंजेस टू मी एंड वी चेंजेस टू अस। माई और आवर को साइड में लिख लो, वैसे रहने दो जैसे है सब्जेक्टिव केस में।
इसका फिर पोजेसिव केस बनता है माई चेंजेस टू माइन, आगे करेंगे वो। आगे है भाई आपका सेकंड पर्सन। अब ऐसे ही सेकंड पर्सन, अब मेरी बात खत्म होगी, मैंने आपको बता दिया कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, फलाना ढमकाना जो भी है। इसके बाद मेरी बात खत्म हुई, मैंने सामने वाले को बोला कि आपका क्या नाम है। मींस अब मेरी बात खत्म हुई, मैं किसकी बात सुनूंगा? सामने वाले की, सेकंड पर्सन की। सो सेकंड पर्सन क्या है आपका? यू, योर। और यू जो है सब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस भी आपका यू ही होगा। ऐसे ही योर चेंजेस टू योर, सेम केस है दोनों। इसके बाद आया जी आपका थर्ड पर्सन। अब मेरी बात भी खत्म होगी, इसकी बात भी खत्म होगी, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? तीसरे बंदे के बारे में, कि यार तेरे साथ जो वो वाला बंदा था, वह लड़का। मीन्स हम दोनों की बात खत्म हुई, थर्ड पर्सन आया, ही, शी, इट या किसी का नाम। क्लियर है? अब ही और शी जो है वो आपका सेम ही चीज है, वह है, लेकिन ही जो है वो मेल के लिए यूज होगा और शी जो है वो फीमेल के लिए यूज होगा। अब ही जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? शी का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? इट का, इट ही रहेगा, और किसी का नाम जो है वो उसी का नाम रहेगा। क्लियर है? वो हो जाएगा। अब इसके बाद आया जी आपका वर्ब। अब जो आपकी वर्ब है वो दो तरीके की होती है। मीन सेंटेंस में जब आप वर्ब यूज करोगे तो दो ही तरह की वर्ब यूज करोगे। कौन कौन सी? एक आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी आपकी मेन वर्ब। वैसे वर्ब की भी काफी टाइप हैं, लेकिन आप सेंटेंस के लिए सिर्फ दो ही याद रखें, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो जो हेल्प करती है मेन वर्ब की, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम पढ़ेंगे भाई टेंस में, लेकिन अभी आप लिख लें कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, did, was, were, had, had been, ऐसे ही will, shall, will be, shall be, will have, shall have been, shall have been। ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हम टेंस में पढ़ेंगे। इसके बाद आया जी आपका मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है आपकी? मेन वर्ब होती है जी तीन तरह की। वैसे कहीं कहीं आपको ये 4 तरह की भी बताता है, 5 तरह की भी बताता है, अलग अलग तरीके की बताता है, लेकिन हम जो करेंगे वो 3 तरह की ही करेंगे। इसके बाद वैसे जीरंड फॉर्म भी होती है, एक V1 + ing फॉर्म, ठीक है। फिर एक इन्फिनेटिव वर्ब भी होती है, वो सारा वर्ब के अंदर ही पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ मेन वर्ब याद रखें जो कि 3 तरीके की होती है। कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर वाले गलत बोल रहे हैं। मतलब आप बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसको प्रेजेंट बोला जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट बोला जाता है और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलो कोई एग्जाम्पल। डू, डिड, डन। अब ऐसे ही आपकी एक और होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे बोला जाता है जीरंड फॉर्म या V1 + ing। अगर डू की जीरंड फॉर्म देखेंगे तो क्या बन जाएगी भाई? ing लगा दो बस। अगर इन्फिनेटिव देखें तो टू लगा दो इसके आगे, टू डू।
वो क्लियर है? वर्ब में देखेंगे आगे सारे। वो लास्ट में आया जी आपका ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका? जिसपे एक्शन हुआ, और जिसपे भी एक्शन होगा वो आपका क्या होगा भाई? हमेशा ही नाउन, क्योंकि वस्तु होगी कोई ना कोई, ऑब्जेक्ट होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका? नाउन है, संज्ञा है वो आपकी। जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका? नाउन है, संज्ञा है। क्लियर है इतना? ओ क्लियर है इतना? ये था आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन, उसका एक ड्राफ्ट। अब चलेंगे सब्जेक्ट के ऊपर की सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस की। सेंटेंस है क्या? हाँ जी बताओ जी, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यही है। इसमें आगे और जोड़ लो कि ये आपके वर्ड का ऐसा ग्रुप है जो मीनिंगफुल सेंस बनाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which delivers meaningful sense, जो आपकी मीनिंगफुल सेंस बताएगा। और मीनिंगफुल सेंस बताने के लिए आपको पीछे मैंने फॉर्मेट बताया कि हमेशा ही जो आपका सेंटेंस है वो किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा? इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका क्या? सब्जेक्ट। फिर हमेशा क्या लिखी जाएगी? और लास्ट में अगर कोई और वर्ड है तो आगे और जोड़ लेना। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अब यहां पे मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वर्ब में। अगर मैं आपको लिखवाऊं एक सेंटेंस, आप ही बोलो कौन सा सेंटेंस लिखवाऊं? कोई एक सेंटेंस बोलो। राम खाना खाता है। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो आपका सब्जेक्ट क्या है? डूअर कौन है? काम कौन कर रहा है भाई आपका? एक्शन क्या हो रहा है? खाता, ईट। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है? किस पे एक्शन हो रहा है? मतलब खा रहा है, वो क्या खा रहा है? मीन्स ये आपका कर्ता सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। बस आपको इनका इंग्लिश में मीनिंग पता होना चाहिए भाई, कि राम को क्या बोलते हैं? भगवान, मतलब राम नाम है किसी का, राम। इसके बाद आएगा आपका वर्ब, और खाता, ईट, एस लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, टेंस में देखेंगे इसे। तो राम ईट्स, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? खाना। और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो राम ईट्स फूड। देखो पहले आया जी आपका सब्जेक्ट, फिर आया आपका वर्ब शुभम, और लास्ट में क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अगर इसे मैं ऐसे लिखूं, राम फूड ईट्स, बना तो देखो ये भी सेंटेंस है। क्या ये कोई मीनिंग डिलीवर कर रहा है भाई? है तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या ये मीनिंगफुल सेंस डिलीवर कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो मतलब इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन सेंटेंस नहीं है। ये ऊपर गया आपका ग्रुप ऑफ वर्ड भी और साथ में सेंटेंस भी है, क्योंकि मीनिंगफुल सेंस बता रहा है वो कि राम खाना खाता है। वो क्लियर है? अब इसी को अगर मैं नेगेटिव फॉर्म में लिखूं तो राम खाना नहीं
बोलना नहीं भाई। राम खाना नहीं खाता है। अब आपका फॉर्मेट यही रहेगा कि सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब भी आएगी, ऑब्जेक्ट भी आएगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आपका क्या आएगा साथ में, नॉट। अब जहां आपका नॉट आ गया, नहीं आ गया, वहां आपकी हेल्पिंग वर्ब भी चलेगी और मेन वर्ब भी चलेगी। तो ये बन जाएगा आपका राम डज नॉट ईट फूड। राम डज नॉट ईट फूड। अगला, इसी का एक और फॉर्मेट हो सकता है भाई कि पहले वो आपसे पूछ ले कि क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या पहले आ गया, बाकी देखो वैसे ही आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो अब यहां पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब भी आएगा क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। सिंपल में नहीं आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, बाकी हर जगह क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, जो आपको ये बताया था पीछे, हेल्पिंग और मेन। तो आपका देखो नॉट वाले में हेल्पिंग भी आया और मेन वर्ब भी आया। तो ये बन गया डज राम ईट फूड। साइन ऑफ इंटरोगेशन। थैंक यू। अब लास्ट और एक और टाइप देखो सेंटेंस की, जहां पे वो आपसे पूछेगा भी और नेगेटिविटी भी बताएगा। मीन्स क्या राम खाना नहीं खाता है। अब यहां पे भी देखो आपसे वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, साथ में नेगेटिविटी भी बता रहा है वो, तो इसमें भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या बन जाएगा ये, डज राम नॉट ईट फूड। साइन ऑफ। अब ये 4 सेंटेंस लिखवाने का मतलब क्या था कि आपको ये पता चल जाए कि सेंटेंस जो है वो कितने तरीके से आपसे पूछेगा, वो 4 तरीके से। सबसे पहला तरीका जो था उसका पूछने का था, उसे बोला जाएगा भाई क्या, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल या अफर्मेटिव कुछ भी बोल दो। दूसरा जो तरीका उसने पूछा उसमें नॉट लगा दिया, मींस जिसको वो क्या बोलेगा, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो उसने आपसे पूछा वो क्या था भाई, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा जो उसने आपसे पूछा वो क्या था भाई, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये 4 तरह के ही सेंटेंस वो आपसे पूछेगा, चाहे वो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, या आगे जो भी टाइप आएगी उसमें ये 4 ही तरीके के सेंटेंस पूछेगा। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। क्लियर है, हो जाएगा? कोई डाउट किसी को इतना? कोई भी 3-3 सेंटेंस बना के दें भाई जल्दी, कोई भी 3-3 सेंटेंस। सिंपल में भी आपकी मर्जी, सिंपल के भी 3 सेंटेंस, नेगेटिव के भी 3 सेंटेंस, इंटेरो के भी 3 और नेगेटिव इंटेरो के भी। जल्दी करें पर, सारे बनाएंगे सारे ही।
फास्ट बनाओ सारी। हाँ जी बोलो क्या क्या बनाए, बोलो शाश क्या क्या सेंटेंस बनाए। राम इज, हाँ जी देखें एक मिनट इधर, अब यहां पे राम आपका सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग आपकी वर्ब है, मींस इज जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग जो है वो क्या है आपकी मेन वर्ब है। इसमें तो ऑब्जेक्ट आया है नहीं, क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट आए। अगर इसके साथ मैं ऑब्जेक्ट लगाना चाहूं तो क्या लग सकता है भाई? ऑन बेड, एट होम, ठीक है। अगर नहीं भी लगाना चाहो तब भी ठीक है। मीन्स सेंटेंस वो भी वैलिड है जिसमें आपका सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होगी। अगला क्या बनाया बोलो जल्दी। राम इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, या क्रिकेट या फुटबॉल, कुछ भी लिख लो, ऑब्जेक्ट ही लगाना है साथ में। आगे और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव भी बता दो अब। राम इज नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड, ठीक है। ये थी भाई आपकी इंट्रोडक्शन सेंटेंस की, बाकी करेंगे हम लोग कल।